जी तो नाज़रीन, वर्ल्ड टी20 2026 का आगाज हो गया है और दो ऐसी टीमें जो कि जिनका कोई आपस में मुकाबला नहीं था, मगर पहला ही मैच इतना कांटेदार और इतना जो है वो नेल बाइटिंग था कि सब लोग जो है वो जो टीवी स्क्रीन्स के आगे बैठे थे वो हैरान परेशान और दंग रह गए। जो दोनों टीम्स के फैंस थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे और बहुत ज़्यादा परेशान भी थे, क्योंकि मैच इस नहज पे पहुंच गया था, इतना कांटेदार मुकाबला हुआ और फाइनल ओवर में जाके जो है वो ये मैच का फैसला हुआ। दोनों टीमों में से कोई भी टीम जीत सकती थी। आप सब जानते हैं, पाकिस्तान फैंस जो है वो वाज़े तौर पे जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फैंस का तो आज कलेजा मुंह को आ गया था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बॉलिंग बहुत अच्छी रही, मगर बैटिंग के अंदर जो कारकर्दगी थी नेदरलैंड के खिलाफ, जो कि आपका किसी भी तरह से उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरह का आपने जो है वो उनको टफ टाइम देना चाहिए था आपने नहीं दिया। बॉलिंग के अंदर तो आपने उनको पकड़ लिया, लेकिन जब बैटिंग की बात आई तो आपके टॉप ऑर्डर ने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे थे, 10 11 12 का रन रेट जो है वो मेंटेन कर रहे थे, मगर एकदम से जब पावर प्ले खत्म होता है, मिडल ऑर्डर आपका एक्सपोज होता है उनके सामने, उनकी बॉलिंग के आगे, तो फिर जो है वो आपके बैट्समैन ढेर होना शुरू हो जाते हैं। आपके बैट्समैन पहले तो स्लॉगिंग करने की कोशिश, पहले बॉल डॉट्स होती हैं, उसके बाद स्लॉगिंग करने की कोशिश करते हैं और फिर जो है वो आउट होके घर को चले जाते हैं। तीन आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे और तीनों का स्ट्राइक रेट जो है वो 100 से कम था एक टी20 मैच के अंदर, जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और आपके जो टॉप ऑर्डर बैटर थे उनका स्ट्राइक रेट 150 से 200 के दरमियान था। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब और सलमान अली आगा, जो कि आपके कप्तान है, ये आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे। उन तीनों का जो स्ट्राइक रेट था वो 150 से 200 के दरमियान था और आपके मिडिल ऑर्डर ने उस सारी मेहनत के ऊपर जो है वो पानी भेज दिया। तो मैच के ऊपर जो है वो बड़ी तफसीली बात करेंगे, क्योंकि फैंस जो है वो पाकिस्तानी आज वो बहुत ज़्यादा जो है वो शशोपंज में मुब्तला थे और बहुत ज़्यादा पहले तो एक्साइटेड थे, लेकिन पहले ही मैच के नतीजे के बाद जो है वो ऐसी चुप लगी कि पाकिस्तानी फैंस जो है वो सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या हम आगे भी जा पाएंगे। अब अगला आपका जो मैच है वो यूएसए के साथ है 10 तारीख को। यूएसए की टीम ने 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को पहले ही हरा चुकी है। पहला ही हमारा जो एनकाउंटर हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में यूएसए के साथ, उसी में जो है वो हम यूएसए से हार चुके हैं और अब ये दूसरा एनकाउंटर होने जा रहा है। तो देखना यह है कि क्या पाकिस्तान जो है वो यूएसए के साथ भी इसी तरह की क्रिकेट खेलेगी। लेकिन आज जो है वो हम इस मैच के ऊपर आते हैं कि इस मैच में पाकिस्तान की कारकर्दगी कहां पे फ्लॉज थे, किन प्लेयर्स को जो है वो टीम ने को कंटिन्यू करना चाहिए और किन प्लेयर्स के ऊपर जो है वो सोचना चाहिए कि क्या इनको नेक्स्ट मैच के अंदर यूएसए के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ अगर हम मैच खेलते हैं तो क्या इन प्लेयर्स की जगह बन पाएगी। और अगर, क्योंकि इंडिया की टीम इस टाइम वर्ल्ड कप की टॉप टीम है, सबसे जो बेस्ट टीम इस टाइम नजर आ रही है वो इंडिया की ही टीम है। उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, उनका स्पिन अटैक, हर चीज जो है वो कमाल है। हर चीज, हर बॉक्स को वो जो है वो टिक करते हुए जाते हैं, वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो उनके मुकाबले में अगर पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया, गवर्नमेंट का ये डिसीजन चेंज हो जाता है समहाउ के पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया के साथ 15 का मैच खेलना है, तो क्या हम इसी स्ट्रेटेजी के साथ जा सकते हैं वर्ल्ड कप के अंदर, इंडिया के मैच के अंदर? तो ये सोचने वाली बात है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बाबर आजम की, क्योंकि मैच अच्छा खासा आपका जा रहा था। आपने बॉलिंग के अंदर उनको 147 के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर लिया था, जो कि मेरे ख्याल से कोई इतना मुश्किल टारगेट नहीं था और ना ही होना चाहिए था। आपको 12 से 15 ओवर्स के दरमियान इस टारगेट को चेस करना चाहिए था, जो कि 12 से 13 का रन रेट बनता है। 12 रन रेट आप जो है वो मेंटेन कर सकते थे। आपका टॉप ऑर्डर भी वो कर रहा था, ठीक है, पावर प्ले के बाद आपको थोड़ी सी तंगी होती है, लेकिन आपका मिडिल ऑर्डर इतनी बुरी तरह से एक्सपोज नहीं होना चाहिए था। उसमें बड़े आपके एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। सबसे पहले तो बाबर हैं, उस्मान खान है, फिर जो है वो आपके शादाब खान है और फिर नवाज हैं। उस्मान खान आपके गो के 2024 का भी वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। उसके अलावा बाबर आजम आपके मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, नवाज आपके मोस्ट एक्सपीरियंस टी20 प्लेयर हैं, शादाब वन ऑफ द मोस्ट टी20 प्लेयर एक्सपीरियंस्ड है। तो इन सब के होते हुए जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग का इतना बुरा हाल होना जो है वो काबिले बयान भी नहीं है और काबिले मंजूर भी नहीं होना चाहिए। बाबर आजम जब आए मैच में बैटिंग करने सलमान अली आगा के आउट होने के बाद, तो उस वक्त पाकिस्तान का जो रन रेट था पर ओवर वो था 10 के करीब। पाकिस्तान ने 6 ओवर्स के अंदर जो है वो तब बाबर बैटिंग कर रहे थे और पाकिस्तान का जो रन रेट था वो 6 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान ने 61 स्कोर किया था, जो कि 10 का रन रेट बनता है। उसके बाद बाबर आजम ने वहाँ से जो है वो बॉल्स कंज्यूम करना शुरू की। बाबर आजम ने बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्राइक रेट उनका डाउन था। दूसरे एंड से जो है वो साहिबजादा फरहान अच्छी स्मैशिंग कर रहे थे। उनका एक वक्त में बाबर आजम के साथ पार्टनरशिप लगाते हुए उनका जो स्कोर था वो 16 बॉल्स के ऊपर 34 स्कोर था, जो कि एक अच्छा 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के ऊपर वो बैटिंग कर रहे थे। लेकिन उसके बाद एक जानिब से बाबर जो है वो बॉल्स कंज्यूम कर रहे थे, दूसरी जानिब से फिर साहिबजादा फरहान को हमने पहले भी देखा है कि पावर प्ले के बाद जो है वो थोड़े से डल हो जाते हैं, वो आउट कलर नजर आते हैं, ऑफ कलर नजर आते हैं। तो आज भी थोड़ा सा वैसा ही हुआ। पावर प्ले के एक ओवर के बाद उन्होंने स्मैशिंग की, लेकिन उसके बाद जो है वो उनकी रफ्तार को ब्रेक लग गई और साहिबजादा फरहान अगली जो उनकी 16 बॉल्स के बाद जो अगली 15 बॉल्स थी उसके अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 13 स्कोर किया, जो
जो कि एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन और एक हार्ड हिटर के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मगर सारा ब्लेम हम साहिबजादा फरहान के ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि उन्होंने पावर प्ले के अंदर आपको एक अच्छा मोमेंटम दे दिया था। टोटल वो 31 बॉल्स के ऊपर 47 स्कोर करके गए, और जब वो आउट हुए तब तक जो है वो पाकिस्तान टीम इस कंडीशन में थी कि पाकिस्तान आसानी से जो है वो ये रन चेस कर सकती थी और 15 ओवर्स में भी चेस कर सकती थी। लेकिन बाबर आजम ने 18 बॉल्स के ऊपर सिर्फ महज 15 स्कोर करके अपनी विकेट थ्रो की, और एक नथिंग बॉल के ऊपर उन्होंने अपनी विकेट थ्रो की, और पाकिस्तान को ऐसी मुश्किल कंडीशन के अंदर वो छोड़ के चले गए जहां पे पाकिस्तान का जो रन रेट था वो बढ़ता जा रहा था। पहले जो है वो आपको जब साहिबजादा फरहान बैटिंग कर रहे थे और बाबर आजम उनके साथ मौजूद थे, उस टाइम पे आपको रना बॉल चाहिए था। पावर प्ले के बाद 84 बॉल्स के ऊपर आपने सिर्फ 87 स्कोर करना था, जो कि किसी भी दुनिया के मैच में जो है वो मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सब कुछ है वो आसानी से चेज कर लेना चाहिए। और जब आपका मुकाबला ऐसी टीम के साथ हो जो कि आपसे बहुत छोटी है, रैंकिंग में बहुत नीचे है, नीदरलैंड की टीम, तो उनके साथ तो आप जो है वो किसी भी तरह कंपैरिजन में ही नहीं आ सकते थे। लेकिन आपके सीनियर प्लेयर्स ने वहां पे बैटिंग के अंदर मुश्किल कंडीशन के अंदर इतना जो है वो कोलैप्स किया, और इतना बुरी तरह से जो है वो उन्होंने अपना ना उन्होंने कोई स्ट्रेंथ शो की, उन्होंने ना किसी तरह का जो है वो कोई गट्स शो किए, और सिंपली जो है वो बॉलर्स के आगे वो ढेर होते गए, वो बॉलर्स के आगे बॉल्स कंज्यूम करते गए। यही शादाब खान से हुआ, यही नवाज से हुआ, लेकिन ये सारा बिल्डअप हुआ बाबर आजम की वजह से। बाबर आजम जो है वो जिस तरह से एक आसान सिचुएशन को उन्होंने मुश्किल सिचुएशन के अंदर कन्वर्ट किया, उसके बाद फिर उसको जो है वो आगे कंटिन्यू किया शादाब ने और नवाज ने। अगर फहीम के चलते ये सारा मैच खत्म ना होता और फहीम भी आउट हो जाते, जो कि उनका एक कैच ड्रॉप हुआ था, तो पाकिस्तान के लिए ये मैच इतना मुश्किल हो जाता, बल्कि मुश्किल तो हो गया था। फैंस जो है वो ये उम्मीद नहीं लगा रहे थे कि पाकिस्तान अब जीतेगा। आपको आखिरी 2 ओवर्स के अंदर 29 स्कोर चाहिए था, और वो भी ऐसी कंडीशन के ऊपर कि जब आपके पिछले 7 ओवर्स के अंदर एक भी बाउंड्री नहीं लगी थी। वहां पे एक एंड पे जो है वो शाहीन शाह अफरीदी और दूसरे एंड पे फहीम अशरफ बैटिंग कर रहे थे, और फहीम अशरफ भी उनका ये वर्ल्ड कप का पहला मैच था। T20 वर्ल्ड कप फहीम अशरफ ये पहली बार खेल रहे हैं, इससे पहले उन्होंने T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला। गो कि वो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर, लेकिन T20 वर्ल्ड कप उन्होंने नहीं खेला। ये उनका डेब्यू मैच था, और डेब्यू मैच के अंदर बॉलिंग तो उन्हें नहीं देगी, जो कि मैं समझता हूं कि इस कंडीशंस के फहीम अशरफ बॉलर हैं, वो बड़े अच्छे जो है वो स्लोअर वंस और कटर्स करके आपकी टीम को जो है वो अच्छा कंटेन कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि आपने उनसे बॉलिंग तो नहीं करवाई, और फिर बैटिंग में भी फहीम अशरफ 8वें नंबर पर आते हो, ऐसी सिचुएशन के अंदर आते हैं कि जहां पे मैच अमूमी तौर पर फंस चुका होता है। आज भी मैच फंसा, हमें उम्मीद नहीं थी कि शायद फहीम अशरफ जो है वो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे पाएंगे। उन्होंने एक छक्का लगाया, उसके बाद जो है वो उन्होंने अगली बॉल जब हिट की, एक लो फुल टॉस थी, और वो बॉल सीधी फील्डर के हाथ में गई। फील्डर से वो कैच ड्रॉप हो गया, मैक्स और डाउट उनके फील्डर थे, उनसे वो कैच ड्रॉप हुआ। उसके बाद फहीम अशरफ ने जो चौकों छक्कों की बरसात की है, पाकिस्तान को उन्होंने जो है वो अगली 7-8 बॉल्स के ऊपर जो है वो उन्होंने मैच जितवा दिया, और पाकिस्तान ये मैच 3 बॉल्स पहले जो है वो जीत चुका। फहीम अशरफ को उनके सिर्फ इस बैटिंग परफॉर्मेंस की वजह से, जो उन्होंने 11 बॉल्स के ऊपर 29 नॉट आउट किया, उसकी बदौलत उन्हें मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। उनसे पूछा जब पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस के अंदर या पोस्ट मैच सेरेमनी के अंदर, तो उन्होंने यही कहा कि इतनी मुश्किल कंडीशन थी, और मेरे ज़हन में कुछ और था ही नहीं, हम तो बस दुआ कर रहे थे। मेरा जब कैच भी ड्रॉप हुआ, बॉल ऊपर जा रही थी, मैं तब भी दुआएं कर रहा था कि या अल्लाह ये किसी तरह से जो है मैं बच जाऊँ और अपनी टीम को जिता पाऊँ, और फहीम अशरफ उस चीज़ में कामयाब हुए। पाकिस्तान के एक खोटे सिक्के जिसको कोई भी जो है वो इतनी वैल्यू नहीं देता, कोई भी इतनी जो है वो उनके ऊपर मान नहीं रखता, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस शो नहीं करता, इवन मैनेजमेंट भी उनके ऊपर कॉन्फिडेंस शो नहीं करती, लेकिन उन्होंने आपको किनारे लगाया, आपकी टीम के जो है वो नैया पार लगाई, और आपको मैच जितवाने में बहुत कामयाब रहे। मैंने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि फहीम अशरफ आपके गो टू बॉलर हो सकते हैं, फहीम अशरफ आपके जो है वो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर। बैटिंग के अंदर तो उन्होंने इस चीज़ को जो है वो सही साबित किया आज के मैच में। बॉलिंग के अंदर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो आगे क्या होती है, जो कि मुझे लगता है कि इन कंडीशंस के अंदर फहीम अशरफ बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। उनके कटर्स, उनके स्लोअर वंस जो है वो बहुत अच्छे जो है वो जा सकते हैं, और आगे जो आपकी ऑपोजिशन बैटर्स होंगे उनको वो स्ट्रगल करवाने पे मजबूर करेंगे। फहीम अशरफ को आपको अगले मैच में भी कंटेन करना चाहिए, उनको जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए, उनसे बॉलिंग भी करवानी चाहिए। मेरे ख्याल से आपके जो 2 प्लेयर्स आपकी प्लेइंग 11 के अंदर यूएसए वाले मैच में जो चेंजेस होनी चाहिए, उनमें बाबर आजम सर-ए-फहरिस्त हैं, और शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी ने जब आपकी बॉलिंग शुरू हुई तो शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से कुछ अच्छा जो है वो आगाज नहीं किया। 2 ओवर्स के अंदर उनको 21 से 23 स्कोर पड़ा था, और दूसरे एंड पे सलमान मिर्जा जो है वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने एक विकेट भी निकाली। उन्होंने भी वो विकेट जो है वो स्लोअर वन और कटर का यूज़ करते हुए निकाली, और शाहीन को कोई विकेट नहीं मिली थी। शाहीन एंड में उन्होंने एक ओवर किया, उसमें उन्हें एक विकेट वो लेने में कामयाब रहे, उनका वो ओवर बेहतर थोड़ा अच्छा रहा था, मगर ऊपर से उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग की वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं थी।
श्रीलंकन कंडीशंस के अंदर शाहीन का अगर आप रिकॉर्ड भी देखेंगे तो कुछ खाते खुआ रिकॉर्ड नहीं है। मेरे ख्याल से आपको शाहीन को ड्रॉप करके उनकी जगह पे उस्मान तारिक को शामिल करना चाहिए। आज भी आपके जो टोटल फास्ट बॉलर्स ने ओवर्स किए हैं वो 7 ओवर्स किए हैं, तो आप फ़हीम को डाल के उनको इंक्लूड करके उनसे बॉलिंग करवा के फ़हीम नई बॉल के ऊपर भी जो है वो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। एशिया कप के फाइनल के अंदर, सेमीफाइनल के अंदर भी हमने देखा कि फ़हीम ने अच्छी बॉलिंग की। बॉलिंग के ऊपर जो है वो उन्होंने अपनी टीम को विकेट्स भी निकाल के दी। तो फ़हीम को हम यहाँ पे सलमान मिर्ज़ा के साथ जो है वो दूसरे बॉलर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और साथ आपका जो है वो शाहीन की जगह पे उस्मान तारिक शामिल हो जाएंगे, जिससे आपका स्पिन डिपार्टमेंट और मजबूत होगा। अबरार और साइम को आप अपने फास्ट बॉलर्स के साथ पावर प्ले के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और शादाब, नवाज़ और उस्मान तारिक को आप मिडल ओवर्स के अंदर जो है वो अगली टीम को, किसी भी बड़े बैट्समैन को जो है वो आप बासानी इस अपने स्पिन के जाल से जो है वो फंसा सकेंगे। और बैटिंग के अंदर आपको चौथे नंबर के ऊपर बाबर आजम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करें और आपकी बैटिंग को इस नहज पे वो ले आते हैं कि आप मैच जीता हुआ मैच हारने की तरफ चले जाते हैं। तो आपको चाहिए कि उनकी जगह पे आपको नाफे को मौका देना चाहिए, जिन्होंने अभी जो 1-2 उनके मैचेस रहे हैं उनके अंदर उन्होंने चाहे वो उनका सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने वो इंटेंट शो किया है कि वो मैच जीत सकते हैं, अपनी टीम को मैच जितवाने की वो काबिलियत रखते हैं। तो अगले मैच में बाबर की जगह पे नाफे चौथे नंबर के ऊपर, और फास्ट बॉलर्स की जगह यानी शाहीन जो आपका मेन फास्ट बॉलर है उसकी जगह पे आपको उस्मान तारिक को शामिल करना चाहिए, और फ़हीम अशरफ से आपको बॉलिंग करवानी चाहिए। इस तरह से जो है वो आप अगले मैच में यूएसए के अगेंस्ट आपको ये चांस देना चाहिए, फिर ही आपको जो है वो आगे जाके एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने में आप कामयाब हो पाएंगे। अगर आप इसी तरह से बिट्स एंड पीसेस में चलते रहेंगे तो आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि मैनेजमेंट और कप्तान इस मुतालिक जो है वो थोड़ा ब्लंट और थोड़ा बोल्ड फैसला लें, और जो डिज़र्व करता है, जो एक हक बनता है टीम के अंदर सेलेक्ट होने का, प्लेइंग 11 के अंदर इंक्लूड होने का, उनको शामिल किया जाना चाहिए।